नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है और आपसे आग्रह भी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि ये चर्चा बड़ी दिलचस्प होने वाली है। बात देश की अस्मिता की है। शायद घी हजम नहीं हो रहा है इन्हें, रहना भारत में है और उसूल किसी दूसरे देश के। खाना भारत में है लेकिन गाना दूसरे देश का। सुविधाएं भारत की लेनी है लेकिन करनी अपनी मनमानी है। यानी कि ऐसे लोगों को घी हजम नहीं हो रहा है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के हजरत बल दरगाह में दरगाह के रेनोवेशन के बाद लगाई गई वहां पट्टिका, उस पर जो अशोक स्तंभ था, उसको वहां के स्थानीय नेताओं ने पहले तो आपत्ति की, उसके बाद ये कहा कि इस्लाम में धार्मिक स्थलों पर जीव जंतु की आकृति बनाना सही नहीं है। लोगों ने विरोध में उस पट्टिका को तोड़ दिया। ये जो पट्टिका लगाई गई थी, ये वक्फ बोर्ड ने लगाई थी रेनोवेशन के दौरान। अभी इस घटना से बड़ा तनाव का माहौल बना हुआ है, इसे समझते हैं। मेरे साथ आप देख रहे हैं साथ वाली स्क्रीन पर जुड़ चुके हैं डॉक्टर एसपी वैद जी। सर नमस्कार। नमस्कार मोमिन। सर, आपने बतौर डीजीपी जम्मू कश्मीर में बहुत काम किया है और ये जो अब ताज़ा घटना है, सर ये कौन लोग हैं जो भारत में रहते हैं, सबसे ज्यादा सुविधाएं लेते हैं, लेकिन उनकी नजर में अशोक के स्तंभ की कोई अहमियत नहीं है। माने इनकी इसकी जो पवित्रता है उसको वो समझ नहीं पा रहे हैं। और इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? इतनी हिम्मत इन्हें कौन दे रहा है सर? देखिए मनविंदर जी, ऐसा है कि जो हजरत बल श्राइन है वो कश्मीर की बहुत मुकद्दस श्राइन मानी जाती है। और वहाँ ये इस श्राइन में पॉलिटिकल यू नो वो भी चलता है कि यहीं से सारा पॉलिटिक्स, ये जो सामने आप स्क्रीन पे दिखा रही हैं, हजरत बल श्राइन श्रीनगर में है। और ये बहुत ही इसकी मान्यता है। यहाँ माना जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद का एक बाल है, इसीलिए हजरत प्रॉफिट मोहम्मद थे और बाल उनका यहाँ बाल रखा हुआ है। तो इसकी कश्मीर में काफी मान्यता रहती है। और इसको लेकिन बहुत सारे जो पॉलिटिकल ग्राउंड बनाते हैं बहुत सारे पॉलिटिशियन, और जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और फादर शेख अब्दुल्ला, उनका जो पॉलिटिकल ये जो मूवमेंट रही है, वो उसके लिए ये एक बहुत केंद्र रहा। और अब आप जो बात नाम ले रही थी, ये जो कल घटना हुई वहाँ तुरंता अंद्राबी है, एक चेयरमैन जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन, शी इज जी। फ्रॉम बीजेपी। तो वहाँ कुछ इनागुरेशन करने के लिए इन्होंने एक वो बनाया था बोर्ड सा, जिसपे जी। नेशनल एम्बलम था, अशोका था। और जो कट्टरपंथी मानसिकता के लोग होते हैं, वो इसका मुद्दा आप देखिए, इसके लेफ्ट साइड में बिल्कुल एक्सट्रीम जी। लेफ्ट में ये जी। नेशनल एम्बलम है। अब इसको मुद्दा बनाया कि हमारे यहाँ हमारी श्राइन में बुत परस्ती नहीं होती है। ये जी। कोई बुत परस्ती है? ये वो लोग हैं जो कट्टरपंथी सोच रखते हैं। आप अगर इस हद तक जाएंगे तो आप जो नोट रखते हो, पैसे रखते हो, जी। जो आप 10 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 500 रुपए का नोट रखते हो, उसमें भी तो अशोका है। आप जो पासपोर्ट रखते हो उसमें अशोका नहीं है क्या? आपका बिल्कुल, जो बिल्कुल। आधार कार्ड है, आपका जो गवर्नमेंट का आइडेंटिटी कार्ड है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, हर चीज पे तो हमारा नेशनल एम्बलम होता है, अशोका होता है। तो इस मानसिकता वाले लोगों को तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान भेज देना चाहिए। अगर अशोका भारत में नहीं लगेगा नेशनल एम्बलम, तो क्या पाकिस्तान में लगेगा? और बिल्कुल। इसको इस हद तक खींच लेना कि ये बुत परस्ती है। फिर आप मत
पे लीजिए, आप भारत का पैसा मत यूज करिए, ये क्यों यूज करते हो पैसों को, ये भारत का पासपोर्ट मत यूज करिए। फिर आप ये वो लोग हैं बेसिकली, क्योंकि कश्मीर में शांति है, तो आप जानती हैं कुछ ताकतें हैं उसमें, हमारा नेबरिंग कंट्री भी है और अमेरिका की डीप स्टेट भी है आजकल, डोनाल्ड ट्रंप के साथ आप जानती हैं कैसे हालात हैं। तो इस तरह की कोशिशें मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को इस्तेमाल की करके की जाती हैं ताकि हालात बिगाड़े जाएं कश्मीर में, और इंडिया में किस तरह से रिजम चेंज किया जाए, मोदी सरकार को गिराया जाए, कोई इशू बनाया जाए, ये वो लोग हैं। जी। आप मेरे यहाँ बैकग्राउंड में शोर सुन रहे होंगे ना, ये शोर नहीं है, दरअसल ये गणेश विसर्जन की यात्रा जा रही है सर। तो अच्छा। इनको हम अपने शो में आने देते हैं क्योंकि ये भी एक उत्सव है। सर मैं ये समझना ठीक चाहूंगी ठीक। कि ये जो लोग जम्मू कश्मीर में ये सब अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वही लोग हैं ना जो शाहीन बाग का एजेंडा चलाते हैं और कहते हैं कि 6 महीने में मोदी सरकार को वो तोड़ देंगे। बिल्कुल वही लोग, ये वही हैं जिन्होंने बुरहान वानी के वक्त हंगामा किया था कश्मीर में, अगर आपको याद होगा। उस वक्त मैं स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर, बाद में डीजीपी बना वहाँ वहाँ जी। जब जब बुरहान बुरहान वानी का इंसिडेंट हुआ था, तब भी वहाँ कश्मीर के जो कट्टरपंथी लोग थे उन्होंने बहुत बवाल डाउनटाउन में किया, और ये जो वहाँ की जामिया मस्जिद है नोहाटा की, वहाँ एक हमारे डिप्टी एसपी को लिंच कर दिया, मार दिया, लिंच करके मार दिया। तो ये ऐसे लोग हैं, इनके साथ सख्ती से डील करना चाहिए। और ये जो जैसे आपने शाहीन बाग वाला बोला, ये वही लोग हैं, बिकॉज दे आर फंडेड फ्रॉम अक्रॉस। इनको पीछे से फंडिंग होती है, इनको जो बाहरी ताकतें हैं वो चाहती हैं कि किस तरह में भारत में हालात खराब किए जाएं। जब कश्मीर में आप बिगाड़ोगे तो वो एक शुरुआत होगी, फिर इसको पूरे भारत में फैलाया जाए और किसी तरीके से जो भारत की सरकार है उसको कमजोर किया जाए, उस ताकत को किसी तरीके से तोड़ा जाए, और अपनी मर्जी का एक जो कठपुतली प्राइम मिनिस्टर है उसको लाया जाए। ये वो कोशिश है, मैं समझता हूँ। जी। सर इनका ये भी कहना है कि इस्लाम में जैसे कि आपने भी बताया कि किसी धार्मिक स्थल पे जीव जंतुओं की आकृति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मान लिया। लेकिन ये कौन सी भावना है जो देश से भी बढ़ कर के है? वही वही तो मैं कह रहा हूँ हम्म। देश से ऊपर है कुछ। आप पहले जिस देश का खाते हैं, जिस देश का पैसा यूज करते हैं, जिस देश का पासपोर्ट यूज करते हैं, जिस देश की आपका पहचान पत्र है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आपको नौकरी जब मिलती है उस पे कोई भी गवर्नमेंट ऑर्डर पे नेशनल एम्बलम होता है, आपके सारी जितने आपको बेनिफिट मिलते हैं वो सारे भारत सरकार से, वो आपको उस वक्त नहीं दिखता। ये क्या, ये सब कट्टरपंथी सोच है। इसको मैं समझता हूँ हमारा नेशनल एम्बलम जो है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, और नेशनल एम्बलम और नेशनल फ्लैग की बेहुरमती करना, उसको इंसल्ट करना एक एक कानूनी जुर्म है, और इसके खिलाफ इन लोगों के, इनका वीडियो आया हुआ, इनकी पहचान करनी चाहिए, इनके खिलाफ एफआईआर बाय नेम होनी चाहिए, इनको आइडेंटिफाई करना चाहिए और इन सबको अरेस्ट करके जज साहब के सामने पेश करना चाहिए। जी। सर अमर अब्दुल्ला क्या कर रहे हैं? पहले तो ये बहुत दीवार कूद गए थे, अब कहाँ है ये? नहीं दिखाई दे रहा है उमर इनको कि उमर ये क्या अब्दुल्ला हो रहा है? उमर अब्दुल्ला साहब का एक एमएलए है, उसका नाम है सादिक। एक सेकेंड, मैं जी। भी आपको बताता हूँ। उमर अब्दुल्ला के एक तनवीर सादिक है उनका एमएलए, वो वो इसके बारे में लिखता है, तो मैंने उसका जवाब अपने ट्वीट से दिया है जी कि भाई जी। क्या बात कर रहे हैं, किस किस एक्सटेंट तक। आपने शायद मेरा ट्वीट देखा होगा।
जी, जी, इस मैंने रात में इस ट्वीट देखा था। इस जी। इस तरह की जो बयानबाजी है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर करेगी उससे हालात और बिगड़ेंगे। रादर आपको उन लोगों को एडमॉनिश करना, और इस श्राइन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा कंट्रोल है। जैसे मैंने आपको कहा था, शेख अब्दुल्ला साहब की, फारूक अब्दुल्ला साहब की, सबकी पॉलिटिक्स इसी श्राइन से चलती है और ये केंद्र है उनकी राजनीति का। तो उनका यहाँ बहुत कंट्रोल है, और वही अगर उनके ही लोग ऐसा कर रहे हैं और कोई कर रहा था, अच्छी अच्छी नीति ये होती तो उनको एडमॉनिश करते, इस तरह की बात मत करिए, हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। अभी तो वो अपने आप को डॉज कर देंगे कि लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस मेरे अंडर नहीं है, वो तो उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इनके खिलाफ कार्रवाई करें, हमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ये हकीकत नहीं है, उनका कंट्रोल है इधर, उनको इसको एडमॉनिश करना चाहिए कि इस तरह की बात मत करिए। सर, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, हाँ जी। भारत में कोई राष्ट्रीय प्रतीकों लाइक ध्वज, गान, संविधान प्रतीक इसका अपमान कर जाए तो उसे 3 साल तक की कैद या जुर्माना हो सकता है, और बीएनएस की धारा 124 के तहत राष्ट्रीय सम्मान का अपमान करने वाले व्यक्ति को ये सब पनिशमेंट मिल सकती है। तो अभी तक जी, मतलब इसको इतने घंटे हो गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कैसे देखते हैं आप सर? देखिए मैं स्टेटमेंट देख रहा था, दक्षा अंद्राबी बोल रही थी, उनका इंटरव्यू देख रहा था कि मैंने अपील की है सरकार से कि इनके खिलाफ एफआईआर की जाए, इनको आइडेंटिफाई किया जाए, ये टेररिस्ट हैं और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ इसमें एफआईआर होगी, क्योंकि आपने एक नेशनल एम्बलम को इंसल्ट किया है, उसको आपने बेइज्जत किया है, ये एक कानूनी जुर्म है और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। और मुझे लगता नहीं है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस तरह से इनको जाने देंगे। लेट्स सी आगे क्या होता है, बट मुझे उम्मीद है कि आज कल में कोई ना कोई एक्शन हो जाए। जी। सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन सवाल ये है कि जगह-जगह पे मतलब देश के कई कोनों पे ऐसे लोग अब एक्टिव हो चुके हैं। चूँकि सर आपने इन लोगों को बहुत नज़दीक से देखा हुआ है जब आप सर्विस में थे, और अभी भी आप बराबर इनके साथ बने हुए हैं। मैं आपका कमेंट चाहूँगी सर। देखिए ऐसा है, इस तरह की चीजें दुबई में क्यों नहीं होती? बिकॉज कानून सख्त है, आप वो किसी को बख्शते नहीं। अगर आप चोरी करेंगे, सऊदी अरेबिया में हाथ काट देते हैं। तो इस तरह से कानून है, लेकिन हमारे पॉलिटिकल लीडर्स उनको बैकिंग करते हैं और बहुत बार इस तरह के सर्कमस्टांसिस बनाते हैं कि पुलिस मजबूर हो जाए कि उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो। तो आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीर सादिक स्टेटमेंट दे रहे हैं, इस तरह के कुछ लोग। तो उससे क्या होता है कि पुलिस पीछे हट जाती है, और उसका अल्टीमेट नतीजा ये होता है कि इस तरह के क्रिमिनल एलिमेंट्स, इस तरह के देश विरोधी तत्व जो हैं वो एनकरेज होते हैं, और फिर एक की 10 घटनाएं होती, यहाँ एक हुई, अगर इसको प्रॉपरली टाइमली डील नहीं किया गया तो फिर 10 जगह पर होगा, तो वो फिर आप रोक नहीं पाएंगे। मुझे लगता है सख्ती से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और जिन लोगों को ये बर्दाश्त नहीं है वो पाकिस्तान जाएं, भेजिए उनको पाकिस्तान, सबको इनको डिवोट करिए। अगर उनको भारत का नेशनल इस तरह बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, आपके राहुल गांधी तो कॉन्स्टिट्यूशन लेके ऐसे ऐसे घूमते हैं, तो इस तरह तो आप वो इनके पार्टनर हैं। अगर आप इस तरह की वो करते हैं, जिसको मंजूर नहीं हो जाए पाकिस्तान, तो उसको भारत में रहने की कोई जरूरत नहीं है, उनकी सिटीजनशिप कैंसिल करके मेरे ख्याल डिपोर्ट करना चाहिए। आपने सर राहुल गांधी का जिक्र किया है, तो राहुल गांधी तो खुद ही इन सारे विवादों में फंसे हुए हैं। उनकी इतनी बदजुबानी इस समय आप भी देख रहे होंगे। बहुत सारी बातें वो बोल रहे हैं, मोदी जी की माँ का उन्होंने अपमान किया है। तो ऐसे लोग जो हैं, किस तरीके से उनका इलाज किया जाए? मतलब देखिए कितने दिन हो गए हैं, उस पे अभी तक तो कोई
कार्रवाई हुई नहीं, और हमारा जो चुनाव आयोग है उसकी तरफ से भी ये बात कही तो जरूर गई कि 6 दिन में 7 दिन में वो जवाब दे, माफी मांगे, लेकिन राहुल गांधी ने तो उसको इग्नोर किया। उसके आगे फिर क्या सर? देखिए मनविंदर जी, झूठी एलिगेशन लगाना एक जुर्म है, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसी इलेक्शन कमीशन। और मुझे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, मैं उनको पर्सनली जानता हूं, हमने इकट्ठे काम किया है। जब मैं डीजीपी था तो ज्ञानेश साहब जो है, गणेश कुमार, जी जी। उनको उनको इसमें संज्ञान लेना चाहिए, और इसमें मेरे हिसाब से उनको कमीशन की तरफ से कंप्लेंट फाइल करके कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। बट मुझे एक विश्वास है कि लोग, और कुछ हो ना हो, लोग इनको सजा जरूर देंगे, क्योंकि ये सब तमाशा लोग देखते हैं, बोलते नहीं है। और वो अल्टीमेटली जब वोटिंग की बारी आएगी, वो फिर इनको सजा देंगे, और बुरी तरह से देंगे। आप देखिए, आप प्रधानमंत्री जी की माता जी को गालियां देते हैं, जो आज हमारे बीच नहीं है। चीज नो मोर, उनको कुछ लेना देना नहीं पॉलिटिक्स से। आप अगर इस तरह की बातें करेंगे, इस घटिया स्तर पे आएंगे, चाहे राहुल गांधी कहते मैंने नहीं कहा, शायद किसी उनके वर्कर ने बोला, जिसने भी बोला, उसको फिर डांटना चाहिए था, उसको फिर आइडेंटिफाई करना चाहिए था, अपनी पार्टी से निकालना चाहिए था। वो तो आपने किया नहीं। अगर ऐसा कोई करता है तो आपको उसको कंडेम करना चाहिए। तो लेकिन आप चुप रहते हैं और इस तरह की बेतुकी बातें करते हैं। उससे आप क्या सोचते हो, लोग सिंपैथी करेंगे, वोट देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे। आप देखिएगा, जब मैं भारत के लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, क्योंकि हम ग्राउंड से कनेक्टेड हैं। आप देखिएगा, लोग बहुत बुरी तरह से इनको सजा देंगे। उसकी मार फिर बर्दाश्त नहीं, कहते हैं ना, ऊपर वाले की मार जब पड़ती है, उसकी आवाज नहीं होती। जी। सर, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, और देखिए हमारे पूरे शो के दौरान गणपति बप्पा जी हमारे साथ ही रहे हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि दर्शक जो हैं उसको भी इंजॉय करेंगे। हमारे शो के बारे में जो राय रखते हैं वो कमेंट जरूर करें। सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। जय हिंद, जय धन्यवाद। भारत।